आप मुझे पूरा संरक्षण देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार। ये बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रचार प्रसार का पूरा इंतजाम किया। राजस्थान के अंदर 15,000 जगह पर टीवी लगवाई और होर्डिंग और बैनर लगा करके पूरा प्रचार किया। और जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी बजट लेकर के आए तो बजट ही पुराना आ गया, पिछले साल का बजट आ गया। मुझे उससे कुछ कहना नहीं है, पिछले साल का पढ़े, उससे पिछले साल का पढ़े, उससे पिछले साल का पढ़े ही था उन्होंने। लेकिन राजस्थान की जनता जरूर शर्मसार हुई है और प्रदेश की सत्ता को जरूर बट्टा लगा है। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आनन फानन में ये तो अच्छा रहा, मुख्य सचेतक जी ने कह दिया मुख्यमंत्री जी के कान में कि ये बजट तो पुराना है और नया बजट आ गया, इसका मतलब बजट तो पहले ही लीक हो गया। ये चुनावी बजट है, इस बजट में कोई जान नहीं है, वित्तीय प्रावधान नहीं है, घोषणाएं धरातल पर आने वाली नहीं है। ये हवाई बजट है और विधानसभा 2023 के चुनाव में इसकी हवा भी निकल जाएगी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष के मित्रों ने बहुत बढ़ चढ़ करके बातें की, करनी भी चाहिए, सत्ता पक्ष का काम है ये। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस बजट के अंदर कोई खास बात नहीं है, इस बजट में कोई दम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के अंदर भी जब गहलोत साहब ने 13-14 का बजट रखा था लास्ट में, उस समय भी घोषणाएं की और उन घोषणाओं का क्या असर रहा? 21 विधायक जीत करके आए। और अब की बार ये भी घोषणाओं का बजट है, शायद हो सकता है 10-12 से ज़्यादा विधायक जीत करके नहीं आएंगे कांग्रेस के, ऐसी उम्मीद है। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा, 2018 में आपकी सरकार बनी और उससे पहले चुनाव हुए। चुनाव के अंदर राहुल जी को बुलाया गया, राहुल जी से कहलाया कि हमारी सरकार बना दो, 10 दिन में संपूर्ण कर्जे माफ़ कर देंगे, 3500 रुपये बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, दिन में 8 घंटे किसानों को बिजली देंगे, 24 घंटे घरेलू बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, 2018 में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। 18-19 में मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। उस बजट के अंदर एक तंज कसा हमारी सरकार पर। उनके बेबजट फिजूल खर्ची के बहुत किस्से हैं। लगता है इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से में है। लेकिन 2023 के चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो ये तंज आपके ऊपर लागू हो जाएगा। कुछ घोषणा में याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने पहले बजट से लगातार 4 बजटों में और इस 5वें बजट में भी घोषणाएं करते आ रहे हैं, पर लागू एक भी नहीं हुई। पैरा नंबर 17, 18-19 की बात कर रहा हूँ मैं बजट की। कृषक कल्याण योजना फाइलों में दफन, पंचायत मुख्यालय पर नंदीशालाएं दफन। सड़क तंत्र के लिए आपने कहा आगामी 5 वर्षों में 35,000 करोड़ का सड़क तंत्र बनाएंगे। सड़कों की हालत खस्ता। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000 किलोमीटर तक के 1-1 किलोमीटर के वाल टू वाल विकास पथ बनाए जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि सारे विधायक उस विकास पथ को टॉर्च लेकर के ढूंढ रहे हैं, कई ग्राम पंचायत में नजर नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये विकास पथ उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के साथ आए थे और उन्हीं के साथ वापस चले गए। ये विकास पथ की स्थिति है। आपने पैरा नंबर 41 में कहा था कि हमारी बिजली सरकार ने सरप्लस बिजली पैदा की है। जब सरप्लस बिजली पैदा की है तो वर्तमान में बिजली क्यों खरीदी जा रही है? 18 रुपये यूनिट में बिजली खरीद करके चांदी कूटने का काम कर रहे हैं। ये बिजली तंत्र पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। पैरा नंबर 49 में कहा किसानों को सोलर पंप सेट कुसुम योजना लाएंगे, गायब हो गई योजना। पैरा नंबर 81 में कहा मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में एम्स एंड नीति बनाएंगे, लाने की बात कही। आपने कहा अवैध बजरी का कारोबार प्रदेश में बढ़ा है। आपने ये भी कहा भ्रष्टाचार की इस बहती हुई गंगा में ईमानदार लोग भी भ्रष्ट हुए हैं। ये गंगा किसने बही, ये जांच का विषय है।
माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार की इस बजरी की बहती गंगा में स्नान भी कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के कपड़े धोने का काम करे, ऐसा भ्रष्टाचार कर रखा है। पैरा नंबर 95 में कहा गली मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलेंगे। कहाँ गए जनता क्लिनिक? देखने को नहीं मिल रहे। पैरा नंबर 100 में कहा युवाओं को तंबाकू पान गुटखों से दूर रखने की कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो योजना तो बनी नहीं गुटखों से दूर रखने की, लेकिन हर गली और मोहल्ले के अंदर अवैध रूप से शराब का कारोबार जरूर खोल दिया आपने। पैरा नंबर 113 में लिखा भिक्षावृत्ति अधिनियम 2012 लाए, आपने लागू किया था। क्या शहरों के अंदर भिक्षावृत्ति खत्म हो गई? नहीं हुआ। आपने कहा था पैरा नंबर 124 में सर्वपल्लवी राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना लाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोले जाएंगे, क्या खुल गए क्या? पैरा नंबर 33 में कहा युवा योजना फाइलों में दफन हो गई। 4 वर्ष की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो 2023-24 की इस बजट की घोषणाएं कहाँ से पूरी होगी? इसमें वित्तीय प्रावधान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मांगों के लिए आपसे आग्रह करना चाहूँगा, फिर वापस अपनी बात करूँगा। मेरे क्षेत्र की जो मांग है प्रमुख रूप से कपासन उपखंड मुख्यालय है और इसके आसपास राशमी और बबासागर उपखंड मुख्यालय है। कपासन के अंदर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय अस्थायी रूप से कैंप लगता है। मेरा आग्रह है आपसे, यहाँ पर 800 से अधिक लगभग 830 केस चल रहे हैं और कैंप के माध्यम से सुना जाता है। मैं आपसे निवेदन करूँगा इस एडीजे कोर्ट को स्थायी रूप से करने की घोषणा करें और आने वाले इस जो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तब मैं सोचता हूँ कपासन के अंदर एडीजे कोर्ट की घोषणा करेंगे। ये मेरी प्रमुख मांग है। मातृकुंडिया बांध का पानी कपासन विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मिले। बनास नदी से कपासन बांध, दमाणा बांध, बोबासागर बांध, डिंडोली बांध को बढ़ने की फीडर को ठीक करवा करके पानी उपलब्ध कराया जाए। किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाए। विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पद भरे जाएं। कॉलेजों में रिक्त पदों को भरा जाए। पीएससी, सीएससी और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डॉक्टरों, कंपाउंडर के पदों को भरा जाए। कृषक मित्र योजना में कृषक मित्रों को जो सैकड़ों की तादाद में हैं उनको स्थायी किया जाए। हाई कोर्ट ने भी ऐसे निर्देश दे रखे हैं। सीएचए, संविदा कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी, विद्युत ठेका कर्मियों को स्थायी करें। आईसीएडीएस योजना में जिस दिन बजट पढ़ा गया उस दिन ही प्रखंड परियोजना सहायकों के पदों को विलोपित कर दिया। मेरा निवेदन है कि इन कर्मचारियों को वापस रेगुलर किया जाए। राशमी के अंदर आईएन ऑफिस जलदाय विभाग का खोला जाए। बांसवाड़ा में विद्युत विभाग का आईएन ऑफिस खोला जाए। महाविद्यालय सांवलियाजी और कपासन के अंदर रिक्त पदों को भरा जाए। समाप्त करें सर, अभी तो 3 ही मिनट हुए शायद। निवेदन है मेरा। ग्राम पंचायत अकोला, बांसवाड़ा, सांवलियाजी को नगर पालिका बनाई जाए। बनास नदी पर सांकली पुलिया बनाया जाए। हमीरगढ़ राशमी वाया मरवी सड़क को एमडीआर में घोषित करके पुनर्निर्माण कराया जाए। बांसवाड़ा राशमी रोलिया सड़क को मेगा हाईवे बनाई जाए। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभी मुख्यमंत्री जी को, लेकिन पिछली बार भी आपने कुछ गड़बड़ की थी, इस बार भी करने वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपने 10 करोड़ रुपए सड़कें बनाने के लिए विधायकों को देने की बात कही है। मेरा निवेदन है कि 20 करोड़ किया जाए और विधायकों की अनुशंसा पर हो और जेजेएम योजना के तहत मेरे सभी गाँव को पानी दिया जाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आपकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 3 साल बंद रखी। भामाशाह योजना, आयुष्मान योजना को चिरंजीवी का नाम दिया। अटल पेंशन योजना राजीव सेवा केंद्र कर दिया। ग्रामीण गौरव पद को विकास पद कर दिया। बाल गोपाल दूध योजना आपने 3 साल तक बंद रखी। अब डब्बा पैक पाउडर ला रहे हैं। इन पाउडर की घटिया किस्म का आ रहा है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और बच्चे इस दूध को पी नहीं रहे, पाउडर को पी नहीं रहे, बच्चे बीमार हो रहे हैं। टोल टैक्स हमने बंद किया था स्टेट का, आपने वो लागू कर दिया। वर्तमान सरकार के कुछ कारनामों पर झलक दिखाना चाहता हूं। आपकी सरकार ने क्या किया? धूल चेहरे पर लगी थी, आप आईना साफ करते रहे।
ये आपकी स्थिति है। पेपर लीक माफिया सक्रिय हो गया, 17 बार पेपर लीक हुए। शराब माफिया, गली गली मोहल्लों में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। बजरी माफिया भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। भू माफिया सक्रिय हैं। पुलिस प्रशासन की आड़ में खुला खेल हो रहा है। अवैध वसूली के माफिया, नकली दवाओं के माफिया, नकली खाद्य सामग्री के माफिया। इस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर हालात बड़े खराब हैं। ये प्रदेश विकास के अंदर तो आगे नहीं है, लेकिन किस में आगे है मैं बताना चाहता हूँ। दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, महिला दुष्कर्म में नंबर 1 है, साइबर क्राइम एक मिनट सर, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नंबर 1 है, बिजली की कीमतों में नंबर 1 है, बिजली कटौती में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। इस प्रकार से इस पूरे प्रदेश के अंदर चोरी, लूट, डकैती, हत्या, सभापति महोदय, आम बात हो गई है। पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस से जो काम होना चाहिए, चोरों को और डकैतों को पकड़ना चाहिए, लेकिन इस पुलिस को रोड और चौराहे पर खड़ा करके हेलमेट और बेल्ट के नाम पर, बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, उसे हजार रुपये वसूल किया जाता है, खुद की जेब भी भरी जाती है और सरकार के पास कुछ पैसा भी नहीं आता। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इस प्रकार से खोटा काम पुलिस के द्वारा मत करो। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।